हेलो एवरीवन। तो आज जो पोएम हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है फॉर एने ग्रेगरी एंड दिस पोएम वाज रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स. He was one of the most famous Irish poet. Let's see a few points about the poet before starting to the poem. He was born on 13th June 1865 in Ireland and he died on 28th January 1939 in France. He was also an Irish nationalist and was educated in London and Dublin and was interested in folklore and mythology. इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था लिटरेचर में 1923 में. So if I talk about the main theme or the central idea of this poem, तो ये जो पोएम है ये बेसिकली एक यंग मैन और एक यंग वुमेन की कॉन्वर्जेशन है. जो विलियम बटलर यीट्स हैं इन्होंने परसेप्शन बताया लव का बाय डिफरेंट पीपल कि लव अलग अलग लोगों के लिए क्या मायने रखता है एंड उसका मतलब क्या है. सो ही हैज़ डिस्कस्ड परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपल. और ये पोएम एक डायलॉग फॉर्म में है विच इज़ बिटवीन टू पीपल. एक तो एने ग्रेगरी है एंड दूसरा जो स्पीकर है उसकी आइडेंटिटी अच्छे से पोएट ने क्लियर हमें नहीं करी है एंड देयरफॉर इट कुड बी एनीवन. वो कोई लवर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो पोएट खुद ही हो जो कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं. तो ये जो पोएम है ये हमें जो हम ह्यूमंस हैं हमारा ट्रू नेचर बताती है कि एक्चुअल में जो हम लोग हैं वो हमेशा बाहर की ब्यूटी, बाहर की सुंदरता देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो जो यूजुअली जो मेन होते हैं वो हमेशा वुमेन की बाहर की अपीयरेंस देखते हैं और अंदर की इनर ब्यूटी नहीं देख पाते हैं. सो इस पोएम में उन्होंने यही डिस्कस किया हुआ है कि हाउ मेन ऑलवेज जज वुमेन उनकी बाहर की अपीयरेंस से, बट जो असल में जो ब्यूटी होती है वो इंसान के अंदर होती है और वो बाहर से नहीं जज की जा सकती. Coming to the first stanza of the poem, it says, "Never shall a young man, thrown into despair by those great honey-colored rampants at your ear, love you for yourself alone and not for your yellow hair." So in this first stanza, the word despair means hopeless. यहाँ पे despair का मतलब है hope लेस, जहाँ पे जिसका कोई होप ही ना हो, जहाँ पर कोई होप ही ना दिखे. जो रैम्पेट्स है इनका मतलब होता है वॉल्स, फोर्ट वॉल्स. जो बड़े बड़े किले होते हैं उनकी जो दीवारें होती हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती हैं बाहर की किसी भी चीज़ से, उन्हें हम रैम्पेट्स बोलते हैं. इधर पोइट ने कंपैरिजन किया है बिटवीन फोर्ट वॉल्स एंड द हेयर ऑफ एने ग्रेगरी. सो पोएम स्टार्ट होती है विद द स्पीकर एड्रेसिंग एने ग्रेगरी. जो स्पीकर है वो एने ग्रेगरी से बात कर रहे हैं. स्पीकर बोलते हैं कि जो उनके ब्यूटीफुल हनी कलर्ड हेयर है वो किसी को भी लाइक एनीवन कैन फॉल इन लव विद देम, एनीवन कैन फॉल इन लव विद हर बिकॉज ऑफ द हेयर्स. जो उनके गोल्डन हेयर हैं जिन्हें वो बोल रहे हैं कि वो हनी की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. एने के जो हेयर्स हैं उनको वॉल्स के साथ कंपेयर किया गया है. दे हैव बीन कंपेयर टू वॉल्स बिकॉज जिस तरीके से फोर्ट की वॉल्स होती हैं वो एक किले को बचा के रखती हैं बाहर की किसी भी परेशानी से. इन द सेम वे सिमिलरली जो एने के जो हेयर्स हैं वो उनके ईयर तक आ रहे हैं एंड वो इतने सुंदर हैं कि कोई भी सिर्फ उन्हें ही देखता रहेगा और नो वन कैन लुक बियॉन्ड दैट. तो जो एने की जो इनर ब्यूटी है कोई भी उसे नहीं देख पाएगा. नो वन कैन लुक एट हर इनर ब्यूटी, हर कैरेक्टर एंड हर नेचर. कोई भी जो उनका रियलिटी में जो कैरेक्टर है या नेचर है वो नहीं देख पाएगा बिकॉज जो कोई भी उन्हें देखेगा वो सिर्फ उनकी ब्यूटी और उनके जो गोल्डन हेयर्स हैं उन्हें देखकर ही अट्रैक्ट हो जाएगा. सो दिस इज वॉट मेक्स द स्पीकर बिलीव हेयर कि नो मैन कैन लव एने फॉर वॉट शी इज. जो वो अंदर से है उसके लिए नो मैन कैन लव हर. सिर्फ उन्हें प्यार कोई तभी करेगा जब उनकी ब्यूटी देखेगा. वन कैन लव हर ओनली फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर. सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, इट सेज, "But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair."
सो इन दिस सेकेंड स्टैंजा जो एने है वो रिप्लाई करती हैं स्पीकर को, जो स्पीकर ने फर्स्ट स्टैंजा में उनसे बातें कही हैं उनका रिप्लाई कर रही हैं वो इस स्टैंजा में. सो हेयर डाई इज बेसिकली द कलर, इट्स बेसिकली अ कलर which we use in our hairs. Fine. तो इस स्टैंजा में वो बोलती हैं कि जो हम बाहर से देखते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है. असलियत में जो चीज़ें मायने रखती हैं वो होती हैं इंसान की अंदर की ब्यूटी. वंस इनर सेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये वो उन्हें बोलती हैं. वो अपने जो ब्यूटीफुल हेयर है उनका एग्जाम्पल दे रही हैं इन लाइन्स में. इफ़ यू सी दिस लाइन्स इन विच शी इज सेइंग ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रही हैं अपने हेयर्स का कि वो अपने जो हेयर का कलर है वो कभी भी चेंज कर सकती हैं. वो उन्हें ब्लैक, ब्राउन, कैरेट किसी भी कलर का बना सकती हैं. एंड उनके कलर, हेयर्स के कलर की तरह ही जो बाहर की सुंदरता होती है वो चेंज की जा सकती है. सो जो बाहर की सुंदरता होती है वो धीरे धीरे ढल जाती है और वो हम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से. बट जो अंदर का इंसान होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते. सो आउटर ब्यूटी इज नॉट ट्रू. दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग टू द स्पीकर. वो ये बताना चाहती हैं स्पीकर को कि दैट इफ एनीवन इज फॉलोइंग इन लव विद हर, कोई भी अगर उन्हें प्यार कर रहा है तो उन्हें एक्चुअल पर्सन को देखना चाहिए. इस ब्यूटी के पीछे उनकी असलियत, उनका नेचर देखना चाहिए, वो जैसी है. एंड एने को लगता है कि जितने भी यंग मैन हैं, जितने भी हैं हु विल फॉल इन लव विद हर, उन सबको उन्हें प्यार इसलिए करना चाहिए फॉर व्हाट शी इज एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर. उनके हेयर्स देख के, उनकी ब्यूटी, आउटवर्ड अपीयरेंस देख के उनसे प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि दे शुड लव हर फॉर व्हाट शी इज. सो कमिंग टू द लास्ट एंड द फाइनल स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, इट गोज लाइक, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not for your yellow hair. तो ये जो लास्ट स्टैंजा है हमारा, इसमें इस फाइनल स्टैंजा में स्पीकर जो है वो एने को रिप्लाई कर रहे हैं. जो सेकंड स्टैंजा में एने ने स्टेटमेंट दी थी कि लव इंटरनल साइड से होना चाहिए एंड एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए नहीं होना चाहिए, तो इसके बदले में वो रिप्लाई करते हुए कहते हैं, एंड बिफोर दैट yesternight hair means, yesternight का यहाँ पे मतलब है लास्ट नाइट. ओके. डिक्लेयर का मतलब सबको पता ही होगा. इट्स अनाउंस, टू अनाउंस समथिंग, घोषित करना इज व्हाट वी कॉल इट इन हिंदी. एंड टेक्स्ट इज एनीथिंग दैट इज इन written. Written material is known as text. तो यहाँ पर स्पीकर जो है वो मेंशन करते हैं कि एक ओल्ड रिलीजियस मैन था जिसने ये अनाउंस किया था कि उसने एक ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसा रिटन मटेरियल फाइंड किया है जिसमें ये लिखा है कि सिर्फ गॉड, एक भगवान ही है जो हमारी बाहर की सुंदरता के आगे तक देख सकते हैं. ओके, ओनली गॉड इज कैपेबल ऑफ लुकिंग बियॉन्ड एक्सटर्नल ब्यूटी. फाइन. As he's saying in this line that only God, my dear, could love you for yourself alone and not for your yellow hair. तो सिर्फ एक God ही है जो आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी छोड़कर इंटरनल ब्यूटी भी देख सकते हैं. इधर स्पीकर के कहने का ये मतलब है कि जो हम ह्यूमंस होते हैं, हम में इतनी अंडरस्टैंडिंग या हम इतने कैपेबल नहीं होते कि हम इतनी डेप्थ में जाके एक इंसान की सोल को देख पाए या उसकी अंदरता, जो उसके अंदर की सुंदरता है, हम उसको देख पाए. हम हमेशा बाहर की जो शाइन एंड ग्लिटर है, वी आर ऑलवेज कैरिड अवे बाय दैट. हम हमेशा इंसान को आउटर ब्यूटी और बाहर से जज कर लेते हैं एंड वी रियली नेवर केयर टू नो द पर्सन बिहाइंड द ब्यूटीफुल अपीयरेंस. तो देयरफॉर यहाँ पे स्पीकर जो है अपनी पोएम को कंक्लूड करते हुए ये कहते हैं कि सिर्फ एक गॉड ही है हु कैन लव एने ओनली फॉर हर सेल्फ. मतलब जैसी वो है वैसे सिर्फ उसे गॉड ही लव कर सकते हैं. ओनली ही कैन एक्सेप्ट हर इन द सेम वे एंड नॉट फॉर हर ब्यूटी. सिर्फ गॉड उसकी ब्यूटी नहीं देखेंगे, उसको देखेंगे, और जो हम ह्यूमंस हैं वो हम सिर्फ बाहर की ही ब्यूटी देखते हैं और अंदर की नहीं देखते. सो इसके साथ जो पोएट है वो अपनी पोएम को कंक्लूड करते हैं.
Okay, so now we'll see like some of the figure of speech literary devices that have been used in this poem. So the first which is used in this poem is metaphor. As we already know that metaphor is the comparison of the two things. जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, एंड एज और लाइक नहीं लगाते क्योंकि एज और लाइक सिमिलर में यूज होता है, तो जब भी हम दो चीज़ों को बिना एज और लाइक लगाए कंपेयर करते हैं उसे हम मेटाफर बोलते हैं. तो इस पोएम में जहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है, इट इज यूज्ड इन हनी कलर्ड ramparts. As you can see in the first stanza of the poem, honey colored ramparts, and I already told you कि जो फोर्ट की वॉल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती हैं ताकि वो बाहर के हार्मफुल किसी भी हार्मफुल चीज़ से अंदर की जो फोर्ट है उसको बचा पाएँ. जो दीवारें हैं वो बचा लेती हैं अक्सर अंदर की चीज़ों को. तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन किया है हेयर और वॉल का. वैसे ही जो उसके आने के जो ब्यूटीफुल हेयर्स हैं वो सिर्फ अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और जो उसकी अंदर की जो सोल है उसे देखने से रोकते हैं, जैसे कि वॉल्स रोकती हैं नुकसान होने से. Okay, so metaphor has been used. The second device which has been used is alliteration. Okay, alliteration is the repetition of the sound. जब भी कहीं पे repetition दिखे constant sounds का same line में, उन्हें कहते हैं alliteration. यहाँ पे जहाँ पे alliteration use हुआ है वो हुआ है your yellow hair. तो यहाँ पे यूज इन्होंने किया है. इफ यूल सी ध्यान से तो आपको दिखेगा कि y और y यहाँ रिपीटेशन हो रहा है कांस्टेंट साउंड का, ठीक है. इफ यूल सी एंड में बिल्कुल फर्स्ट स्टैंजा के तो आपको दिखेगा योर येलो हेयर. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे तो यू विल गॉट टू सी कि यहाँ पे y एंड y, ओके, रिपीटेशन हो रहा है कांस्टेंट वर्ड्स का इन दी सेम लाइन, इसलिए ये एलिट्रेशन है. ये सेम चीज़ यहाँ पे लास्ट में भी रिपीट हो रही है y एंड y की. सो कमिंग टू द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, इफ़ आई टॉक अबाउट द राइम स्कीम, तो राइम स्कीम हम कैसे पता लगाते हैं. सी, अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट स्टैंजा में राइम स्कीम हमेशा लास्ट के वर्ड्स से पता चलती है. जैसे कि लास्ट का वर्ड है यहाँ मैन, ओके, मैन, और यहाँ पे है डिस्पेयर. तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो राइम नहीं हो रहे हैं, ठीक है. तो इसको हम ए दे देंगे एंड डिस्पेयर को हम बी दे देंगे क्योंकि ये राइम नहीं हो रहे हैं, ठीक है. थर्ड पे आते हैं हनी कलर्ड, तो ये भी राइम नहीं हो रहा है, इसको हम दे देंगे सी. फोर्थ पे आते हैं ईयर, ओके. अब डिस्पेयर और ईयर ये दोनों राइम हो रहे हैं, तो अगर ये राइम हो रहा है तो इसको हम दे देंगे बी. तो सो फार हमारी राइम स्कीम है ए बी सी बी. अगर हम फिफ्थ वर्ड पे आए तो इट इज अलोन. अलोन बाकी के चार वर्ड से राइम नहीं हो रहा है, इसे हम दे देंगे डी. कमिंग टू अगेन हेयर, तो डिस्पेयर ईयर हेयर ये सब राइम हो रहे हैं, तो इन्हें हम दे देंगे बी, ओके. तो इसका हो गया ए बी सी बी डी बी, ओके. तो राइम स्कीम क्या हो गई इस पोएम की? इस पोएम की राइम स्कीम हो गई ए बी सी बी डी एंड बी. इज इट क्लियर? सो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी. थैंक यू सो मच.